नमस्कार, सत्य पे सत्ता में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अतुल प्रताप सिंह। जब जान की बारी आती है तो उस वीर पर नजरें जाती हैं। आज हम सब धर्म, जाति और मत की सीमाओं से दूर एक साथ खड़े होने का दावा करते हैं। सीमाओं पर हमारी सेना भारत की आत्मा की तरह मानिए जीवंत दिख रही है, क्योंकि सैनिक की सबसे बड़ी ताकत उसका देश और उसका मनोबल है। लेकिन सैनिकों के मनोबल को सशक्त करना तो दूर, वीरों के इस देश में बहादुरी के टुकड़े क्यों हो रहे। आज सत्य पे सत्ता में चर्चा उस घिनौनी सियासत की, जहां भारतीय सेना के धर्म पर किसी ने सवाल उठा दिया तो कोई कर रहा जाति की राजनीति। ऑपरेशन सिंदूर में नारी शक्ति की भूमिका और कुछ नेताओं ने सेना के अधिकारियों की जाति पर टिप्पणी की। इन रणबांकुरों के लिए इस्तेमाल शब्दों की मर्यादा तार तार कर दी गई। देश में स्वघोषित क्रेडिट वॉर छेड़ दिया गया। लिहाजा सवाल यह है कि सरहदों के मुहाफिज के लिए सेना तिरंगा लहराए और ये सफेद पोश नेता जाति और धर्म गिराए। सवाल यह भी है कि जब देश के नेताओं ने लांघी मर्यादा तो फिर कौन बताएगा इन्हें कायदा। सवाल यह भी है कि सेना का काम तो मां भारती की रक्षा करना है, तिरंगे की रक्षा करना है, फिर आप धर्म और जाति में उनको क्यों घसीट रहे, क्यों बांट रहे। आप खुद सोचिए। जिस दिन भारतीय सेना के ऊपर आपका ये जहर घुस गया उस दिन क्या होगा। मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह के इस्तीफे की मांग उठ रही, उनके बयान को घिनौना बताया गया, सुप्रीम कोर्ट तक मामला पहुंच गया तो सपा सांसद रामगोपाल यादव तो जाति बताने पर आ गए। और अब बात और बढ़ गई जब मध्य प्रदेश के ही डिप्टी सीएम उससे भी ऊपर बढ़कर बयान देकर आगे निकल गए। कह रहे हैं कि देश की सेना और सैनिक नरेंद्र मोदी के आगे नतमस्तक है, यानी पीएम के आगे नतमस्तक है। घिन आती है ऐसे राजनीतिक दलों और उनके झंडा दरबारों से, जो सेना को अपने अपने वोट बैंक के चश्मे से देखकर न केवल सेना का अपमान करते हैं बल्कि देश की एकता के लिए भी खतरा बन चुके हैं। की शौर्य गाथा, जी हां, ऑपरेशन सिंदूर, तीनों सेनाओं की उस पराक्रम की कहानी जिसने पूरे देश का मस्तक गर्व से ऊंचा कर दिया। ऑपरेशन सिंदूर की वीरांगनाएं कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह हाल ही में देशवासियों के लिए गर्व का प्रतीक बनी, लेकिन अब ये गौरव विवादों में घिरता नजर आया। अफसोस की बात यह है कि किसी ने इसकी फिक्र नहीं की, बल्कि फिक्र को धुएं में उड़ा दिया। क्योंकि सेना के शौर्य की हमेशा बात हुई, लेकिन क्या कभी जाति और धर्म को लेकर सेना में कोई बात हुई? जवाब यकीनन ना में होगा, लेकिन आज ये सब हो रहा है। वैसे तो सेना पर सियासत का साया सालों से मंडरा रहा था। अग्निवीर की आंधी अभी थमी नहीं थी कि सेना में जाति और धर्म की आग फिर से देश के दिलों को जलाने की तैयारी में है। भारत में सेना को सदैव गैर राजनीतिक और धर्मनिरपेक्ष संस्था माना गया है। चाहे सैनिक किसी भी जाति या धर्म से हो, वो केवल तिरंगे को फहराने के लिए लड़ते हैं। ऐसे में राजनीतिक दलों का उन्हें अपने अपने वोट बैंक के चश्मे से देखना न केवल सेना का अपमान है बल्कि देश की एकता के लिए भी खतरा है। सवाल ये भी कि देश की सेना के लिए साहस जरूरी है, देशभक्ति जरूरी है या फिर जाति और धर्म। जिक्र मध्य प्रदेश के उस मंत्री के आपत्तिजनक टिप्पणी का जिसे लेकर देश में गुस्सा है। जिक्र उस बयान का भी तो सपा के वीर सांसद रामगोपाल वर्मा ने सेना की महिला विंग कमांडर व्योमिका सिंह को लेकर दिया। और साथ ही जिक्र होगा मध्य प्रदेश के ही डिप्टी सीएम के उस ताजा बयान का जिसका विरोध पूरे देश में हो रहा है। 3 दिन में 3 नेताओं के ये शर्मनाक बयान सुनिए। हर झोपड़ी और हर खोपड़े में हलमा होना चाहिए। हलमा मतलब दूसरों के लिए जीना, समाज के लिए जीना। जैसे हमारे मोदी जी समाज के लिए जी रहे, समाज के लिए जान लगा रहे, और जिन्होंने हमारी बेटियों के सिंदूर उजाड़े थे वही कटे पिटे लोगों को हमने उन्हीं की बहन भेज करके उनकी ऐसी की तैसी करवाई। एक बार मोदी जी के लिए जोरदार ताली बजाएं। उन्होंने कपड़े उतार उतार के हमारे हिंदुओं को मारा और मोदी जी ने उनकी बहन को उनकी ऐसी की तैसी करने हमारे जहाज से उनके घर गए। अब मोदी जी कपड़े तो उतार नहीं सकते थे, इसलिए उनके समाज की बहन को भेजा कि तुमने हमारी बहनों को अगर विधवा किया है तो तुम्हारे समाज की बहन आके तुम्हें नंगा करके छोड़ेगा। व्योमिका सिंह हरियाणा की, और पूरा देश की वो सेना, वो सैनिक उनके चरणों में नतमस्तक है। उनके चरणों में पूरा देश नतमस्तक है।
उन्होंने जो जवाब दिया है। मध्य प्रदेश के मंत्री को लेकर मामला माननीय अदालत में है। कहते हैं पर उपदेश कुशल बहुतेरे। ये बात सपा के सांसद रामगोपाल यादव पर भी सटीक बैठती है, क्योंकि मध्य प्रदेश के मंत्री को लेकर बीजेपी सवालों के घेरे में ऑलरेडी है। हर तरफ से डिमांड भी है कि मंत्री का इस्तीफा होना चाहिए। दुनिया कह रही है, भारत की जनता कह रही है कि मंत्री का इस्तीफा होना चाहिए, मंत्री पर एक्शन होना चाहिए। लेकिन इसी बीच सपा ने सेल्फ गोल कर दिया। जिस बात को लेकर हमलावर था विपक्ष, विडंबना देखिए, रामगोपाल यादव ने अपने बयान को उचित ठहराते हुए कहा कि मैंने जो कहा सही कहा। हालांकि उन्होंने उल्टा ही मुख्यमंत्री योगी पर आरोप मर दिया कि मेरा बयान किसी ने सही तरीके से सुना ही नहीं। खैर, बीजेपी को बैठे बिठाए एक मुद्दा मिल गया। कल समाजवादी पार्टी के एक नेता ने जिस ढंग से दलित समाज की बेटी का अपमान किया है, भारत माता की बेटी का अपमान किया है, भारत की नारी शक्ति का अपमान किया है, समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी की अभी तक मुंह बंद है। उनको जवाब देना चाहिए कि उनका स्टैंड क्या है, समाजवादी पार्टी का इस पर क्या कहना है। दलित समाज की बेटी को जाति सुदक शब्दों से पुकारना, इस्तेमाल करना, ये कहां तक उचित है। समाजवादी पार्टी हमेशा समाज में जातीयता की भावना फैला करके समाज में जाति उन्माद फैलाना चाहती है। समाजवादी पार्टी को जवाब देना चाहिए और देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। समाजवादी पार्टी आतंकवादियों की समर्थक पार्टी है। इनका जो ढोंग है वह उजागर हुआ। हमको जो विंग कमांडर व्योमिका सिंह जी हैं और जो दूसरी प्रवक्ता कर्नल सोफिया कुरैशी जी हैं, उन दोनों के नेतृत्व पे एक तरह से महिला सशक्तिकरण का जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का प्रयास है, उस पर गर्व है। समाजवादी पार्टी ओछी राजनीति करती, घटिया राजनीति करती। उसकी सोच सदा से दलित विरोधी रही है, सदा से आतंकवादी परस्त रही है, सदा से मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करने वाली रही है। लेकिन समाजवादी पार्टी का असली चेहरा देश की जनता के सामने, उत्तर प्रदेश की जनता के सामने आ चुका है। हमारी तीनों सेनाओं ने, बीएसएफ ने, सिक्योरिटी एजेंसीज ने जिस तरीके से पाकिस्तान को सबक सिखाया है, ये बड़े गौरव की बात है। मैं अपने सभी साथी वर्दीधारियों को सैल्यूट करता हूँ, जय हिंद करता हूँ। जब हम वर्दी पहनते हैं, हम देश की सुरक्षा के लिए काम करते हैं, तो हमारा धर्म, हमारी जाति, हम किस प्रदेश में पैदा हुए हैं, ये कोई मायने नहीं रखती। हम एक पहचान, यानी हम भारतीय हैं, इस पहचान के साथ में हम लोग काम करते हैं। बीजेपी का ताबड़तोड़ प्रहार और सेल्फ गोल का सिलसिला इस पूरे मुद्दे पर जारी है। लेकिन मौजूद सवाल ये है कि बड़बोले नेताओं के खिलाफ अब तक एक्शन क्यों नहीं लिया गया। बीएसपी चीफ मायावती ने एक्सपोज कर एफआईआर दर्ज कराने की मांग की है। फिलहाल तो सेना पर सियासी बयानों और प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आई हुई है, लेकिन आम जन की राय में सेना देश का आत्मबल है, न कि कोई राजनीतिक मोहरा। अब भारत की आवाम को यह तय करना होगा कि विंग कमांडर व्योमिका सिंह और कर्नल सोफिया कुरैशी की बहादुरी पर गर्व करना चाहिए या उनकी जाति या धर्म को लेकर सियासत करने वाली पार्टियों को बर्दाश्त करना चाहिए। भारत की जनता को यह तय करना होगा कि क्या वो ऐसे बयानों को बर्दाश्त करेगी जो देश की सेना को टुकड़ों में बांटने की कोशिश करे, क्योंकि इन विवादित टिप्पणियों ने सेना की जाति धर्म से परे पहचान पर गहरे सवाल खड़े कर दिए हैं। और ये बयानबाजी अब केवल राजनीति तक सीमित नहीं रह गई, बल्कि ये सेना के उस मूल विचार पर भी चोट कर रही है जो राष्ट्र सर्वोपरि के सिद्धांत पर अडिग खड़ी है। ब्यूरो रिपोर्ट, आरएन टीवी। हास्यास्पद है और मनोबल तोड़ने वाला है जब पाकिस्तान के अंदर बैठे आतंकवादियों के खिलाफ मोर्चा खोला गया, क्योंकि उन्होंने जो घटनाक्रम को अंजाम दिया था, वहां पर हमारे बहन, हमारे माताओं का सिंदूर उजड़ा, तो महिला विंग को ही लगाया गया। वो विंग जो कि सेना को प्रतिनिधित्व दे रहे थे और वहां से रणनीति बनाकर प्रहार कर रहे थे। फिर पाकिस्तान की सेना ने मोर्चा खोला तो उनको भी जवाब दिया गया। लेकिन हिंदुस्तान के अंदर जो सियासी दल है, वो चाहे सत्ता में हो या विपक्ष में हो, उस पार्टी के अंदर वहां अगर इस तरीके के सियासी पद पर बैठे लोग या ऐसे नेता, मंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री हैं, तो आपको सोचना और समझना पड़ेगा कि लड़ाई किससे है। हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं, उसमें आपको तारुफ कराता हूं। चर्चा में आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ निकी डबास हैं, सामाजिक कार्यकर्ता, बहुत स्वागत है निकी आपका। कीर्ति राठौर है हमारे साथ, करणी सेना महिला विंग के अध्यक्ष, बहुत स्वागत है कीर्ति आपका। दोनों से हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहले निकी,
जो इस वक्त चल रहा, क्या वाकई सोचने वाली बात नहीं है कि मतलब किस तरीके की राजनीति और किस स्तर पर जाकर जाएगी? सेना के ऊपर सवाल उठा देना, सेना के एक्शन पर सवाल उठा देना, वहां तक तो समझ में आता है कि सियासत है, क्रेडिट ना चली जाए इस सरकार को जिसके दौर में ये एक्शन हुआ, लेकिन वहां पर सरकार भी क्रेडिट लेने के पक्ष में रहती है और विपक्ष भी रहता है। सेना को कोई क्रेडिट नहीं दे रहा। और अब जिस तरीके की भाषा, जिस तरीके के शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा, मंत्री कह रहे हैं कि उनके समाज की बहन, मतलब बहन तो बहन होती है ना, वो समाज की बहन वाला एंगल कहां से आ गया? निकी, मेरी आवाज आप तक गई? चले, शायद नहीं सुन पा रही है। कीर्ति, आप मुझे सुन पा रही हैं? कीर्ति, यही सवाल है कि बहन तो बहन है और हमारी सेना को अगर प्रतिनिधित्व इन बहनों ने दिया तो अब उनके धर्म और उनकी जाति पर सवाल, और फिर कह दें कि नहीं हमने जो बोला उसको मीडिया ने तोड़ मरोड़ कर पेश कर दिया। उनकी बीजेपी जो कि सत्ता में बैठी है मध्य प्रदेश में भी और केंद्र में भी, क्रेडिट वो भी लेना चाहती है, विपक्ष भी लेना चाहता है, लेकिन जब उनसे सवाल पूछने की बारी आई तो ऐन मौके पर मना कर दिया कि मोबाइल डेड हो गया, आने से इनकार कर दिया उनकी प्रवक्ता ने। सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूंगी कि कुछ राजनीतिक पार्टियां एक ही राजनीति के चक्कर में भूल जाती हैं कि सबसे पहले सेना का धर्म सर्वोपरि सिर्फ राष्ट्र आता है। अब उसमें चाहे बेटी उसमें महिला ऑफिसर है या पुरुष ऑफिसर है, उसके लिए कोई भी धर्म या जाति मायने नहीं रखता, उसके लिए राष्ट्र सर्वोपरि होता है। और हमें ये मानना होगा और ये समझना होगा कि हम अगर सेना के ऊपर सवाल उठाते हैं तो हम अपने राष्ट्र के ऊपर सवाल उठा रहे हैं। और ये बहुत ही निंदनीय है कि अगर इस तरह की बयानबाजी होती है, जहां हमारे प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी सेना जाकर के मिल रहे हैं, फ्रंट में जाकर के, वहां पे फील्ड में जाकर के उनसे मिल रहे हैं, मनोबल बढ़ा रहे हैं सेना का। और हमारी राष्ट्र की 3 सर्वोच्च अधिकारी सेना की, जिन्होंने इतना बड़ा आज सिंदूर ऑपरेशन के बाद में इतना बड़ा कार्य उन्होंने किया और राष्ट्र को एक गौरव का अपना मान और गौरव बढ़ाया राष्ट्र का, उन बेटियों के लिए आप अगर इस तरह की टिप्पणी करते हैं उनकी जाति को, धर्म को लेकर के, तो मुझे लगता है बहुत ही ओछी राजनीति है। और अब इस सबसे ऊपर उठ करके इन राजनीतिक पार्टियों को अपने राष्ट्र के लिए सोचना पड़ेगा। आप अपनी ओछी राजनीति, अपनी राजनीति के चेहरे चमकाने के लिए आप इस तरह की बयानबाजी नहीं करें। और बेटी सबकी साझा होती है। पहली बात तो मैं ये कहना चाहूंगी कि जब वो राष्ट्र की सेवा में खड़ी हुई है तो वो राष्ट्र की सेवा में खड़ी हुई है, उसमें आप धर्म, जाति और समाज को बीच में नहीं लाएंगे। और लाएंगे तो आप ये देखिए कि आप किस लेवल पे अपना मैसेज दे रहे हैं। तो मुझे लगता है बहुत ही निंदनीय है। अगर उन्होंने इस तरह की बयानबाजी करी है तो मुझे लगता है कि उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। और जनता अब जागरूक है, जनता देख रही है, जनता समझ चुकी है कि राष्ट्र सर्वोपरि आ रही है और राष्ट्र सर्वोपरि मान करके आज इस मुश्किल घड़ी में जनता साथ में खड़ी है। और अगर इस तरह की बयानबाजी आती तो खुद अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं, बल्कि कुल्हाड़ी पे ही पैर मार डाला है उन्होंने। खैर, मंत्री जी का तो मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया और सख्त टिप्पणी वहां पर हुई भी है कोर्ट की तरफ से भी कि आप ऐसा बोल कैसे सकते हैं, लेकिन बाकी लोगों का क्या? और खुद प्रधानमंत्री सोच रहे होंगे कि मैं सेना का मनोबल बढ़ाने के लिए सेना के जवानों के बीच में होली दीपावली पर तो जाता ही जाता हूं, और अब जब ये ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो भी वो गए, सुबह 7 बजे पहुंच गए और उसके बाद देर शाम तक वहां पर रुके, सेना के लोगों का सम्मान किया और कहा कि हम और पूरा देश आपके सामने नतमस्तक है। लेकिन उन्हीं की पार्टी के एक बड़े पद पर बैठे हुए उप मुख्यमंत्री वो कहते हैं कि प्रधानमंत्री के आगे सेना नतमस्तक है। मतलब ताज्जुब होता है कि अपने कम से कम वरिष्ठ जनों की भाषा और उनकी बात तो समझ लो कि वो सेना को कहां रखते हैं और आप सेना को कहां ले जा रहे हो। बहरहाल वंदना सिंह भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता निकी भी हमारे साथ लगातार है। वंदना जी, इस्तीफा मंत्री जी का तो मांगा जाए, होना भी चाहिए, समाजवादी पार्टी मांगे, बाकी अन्य दल मांगे, खुद बीजेपी वाले भी मांगे तो ज्यादा बेहतर होगा। और अब मामला सुप्रीम कोर्ट में है, लेकिन जो बात यहां पर आपके सांसद ने कही है उसका क्या करें? एक ने धर्म के नाम पर किया, दूसरी ने जाति के नाम पर सवाल उठा दिया। भाई, व्योमिका सिंह तो बेटी है, व्योमिका सिंह तो हमारे देश का मान है, अब वो उस स्टेट के किस समाज से आती हैं, ये कहां से मन में आया और उसको बोलने का मतलब क्या था? वंदना, मेरी आवाज आप तक गई?
चलिए, शायद मेरी आवाज नहीं जा रही है। निकी, आप मुझे सुन पा रही हैं? निकी नवाज, ठीक है, कुछ तकनीकी खामी। कीर्ति, कंटिन्यू मैं आपसे ही कर रहा हूं। जो बात अब दूसरी निकल कर आई कि नतमस्तक वाला बयान, एक तरफ धर्म और जाति पर कम थे कि अब सेना को पैरों में गिरा दिया। ये कह रहे हैं कि पूरा देश तो देश, सेना भी नतमस्तक है। जिस देश का प्रधानमंत्री अपने सैनिकों के लिए इतना सम्मान रखता हो, उनके शौर्य की गाथा उनके साथ रहकर पूरी दुनिया को बताता हो, उस सेना को उनके पैरों में नतमस्तक कराने की बात उनकी ही पार्टी के बड़े पद के लोग करते हैं। मतलब इस तरीके की राजनीति या इस तरीके की ओछी बात आती कहां से मन में है? चाटुकारिता की कोई मतलब सीमा होती है या नहीं होती है? पहली बात तो मैं बोलना चाहूंगी कि समाजवादी पार्टी या कोई भी, मैं ये कहती हूँ कि अगर इस तरह की बात बोलता है जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी, जो सेना को बिल्कुल सर्वोच्च रख रहे हैं और जाकर के सेना से मिल रहे हैं, वो भी इस मुश्किल घड़ी में लोग बैठ जाते हैं। अमित शाह जी, मोदी जी, राजनाथ जी जाकर के सेना के अधिकारियों से मिल रहे हैं। एक एक सेना के अधिकारी का, एक एक सेना के जवान का मनोबल बढ़ा रहे हैं जाकर के। और इस तरह की बात अगर वहाँ आती है, कोई बोलता है, तो उसको सोचना पड़ेगा कि वो किस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहा है और क्यों कर रहा है। अपनी सिर्फ कुछ चंद मिनट की वाहवाही पाने के लिए अपनी पार्टी में अपनी ये सोच करके कि मैं कुछ ऐसे बयानबाजी करूंगा तो मुझे नेगेटिव पब्लिसिटी मिलेगी, तो मुझे उसके बाद मेरा चेहरा चमकेगा, तो मुझे ये कहने में कहीं शर्म नहीं आ रही है कि प्लीज आप फिर बगल वाले देश चले जाइए। अगर आप इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं अपने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के लिए और सेना के लिए, तो आप वो LOC पार जो देश है उस देश चले जाइए। आप इस देश में रहने लायक नहीं है। सवाल यह है ना कि देश के अंदर यही एक देश है कि जहां पर लोकतंत्र के नाम पर कुछ भी बोला जाता है और व्यक्ति की आजादी का हवाला दे दिया जाता है। कहते हैं कि बाकी और जो देश हैं वहां पर इस तरीके का जिक्र भी आप कर देना तो हश्र क्या होगा, ये सोचकर भी रूह कांपेगी। निकी नवाज, मेरी आवाज आप तक जा रही है? बिल्कुल आ रही है। निकी, जो बात कीर्ति कह रही है, मेरा सवाल भी यही है कि पहले सेना के हमारे इन वीरांगनाओं पर, या फिर कहें कि ऐसे लोग जिन्होंने एक रोड मैप तैयार किया, एक रणनीति के साथ उनको सरकार ने और सेना ने जब कहा कि आपको इस एक्शन ऑफ मोड में जाना होगा और उन्होंने करके दिखाया पूरी दुनिया को, जब वो सब कुछ खत्म हो रहा है या सिंदूर ऑपरेशन आगे चलता रहेगा इस बात का जिक्र हो रहा है, लड़ना हमें आतंकवाद से है, उस बीच में ये नई लड़ाई छिड़ गई। एक ने बताया उस समाज की बहन, एक ने कहा कि उस समाज की से आती हैं वो जाति पर आ गए, और फिर तीसरा कि सेना को ही नतमस्तक करा दे रहे हैं। मतलब हद से भी ज्यादा गिरी हुई ओछी बातें, और फिर उसके बाद सफाई के साथ साथ मीडिया के ऊपर आरोप, या फिर कोई और उनसे सवाल करे तो नहीं आपने उस पार्टी वाले नेता का नहीं चलाया, उनसे नहीं पूछा, इस वाले से पूछेंगे, बीजेपी सपा से पूछेगी, सपा बीजेपी से पूछेगी, कांग्रेस सबसे पूछेगी। सवाल यह है कि ये पूछने की बात है क्या? देखिए, मैं इस मुद्दे पे बड़ा दो टूक सा जवाब देना चाहूंगी। सबसे पहले तो जिस तरह की बयानबाजी की गई है, उस व्यक्ति के ऊपर ऐसी एक्ट के तहत तुरंत गिरफ्तारी होनी चाहिए कि जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करने की उसकी हिम्मत कैसे हुई। दूसरी बात, उस शूट आउट से लेके जब वो हत्याएं की गई एक स्पेसिफिक समाज द्वारा, एक देश के द्वारा, तो पूरा देश विचलित था कि इस सिचुएशन में किया क्या जाए। मोदी जी के एक जटिल निर्णय ने, और जटिल निर्णय के पीछे सोफिया कुरैशी जी की बात करूं जो कमांडिंग ऑफिसर रही हमारी इंडियन आर्मी से, या मैं व्योमिका सिंह की बात करूं जो एयर विंग कमांडर रही, जो इस ऑपरेशन में डायरेक्ट रोल प्ले कर रही थी, और एक वो फेस भी है। तो आप उस चीज को देखिए, जिस वक्त उन्हें फेस बनाया गया या एक डिसीजन मेकिंग पावर अथॉरिटी दी गई उसमें, उस ऑपरेशन में डायरेक्ट रोल प्ले करने का, तब उनकी कैलिबर, उनकी कैपेबिलिटी, उनकी काबिलियत को देखते हुए उन्हें आगे किया गया था। अगर आप सोफिया कुरैशी जी का इतिहास देखेंगे तो उनकी पिछली 3 पीढ़ियां हमारी आर्म फोर्सेस को सर्विस दे चुकी हैं। उनकी ईमानदारी, उनकी देशभक्ति, उनकी राष्ट्रभक्ति पर संदेह करना अपने मुंह पे तमाचा मारने वाली बात है। तो मैं ये कहना चाहूंगी, अगर वो मदरसा में पढ़ी लिखी लड़की होती तो शायद ये मुसलमान लोग या जो उनके ऊपर चलिए शायद फोन कट गया। कीर्ति, जो बात विक्की कह रही है
ये दो टूक कहने वाली बात भी है, वाकई दो टूक कहने वाली बात है। और ऐसे लोगों के लिए हमारी सुप्रीम कोर्ट में मामला गया है एक व्यक्ति का, उस पर तो सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला देगा, लेकिन पार्टी स्तर पर अभी भी देखिए एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप है। करणी सेना की तरफ से भी कहा गया था कि इस बयान पर माफी मांगनी चाहिए, लेकिन बयान एक आया और उसके बाद झड़ी लग गई। मतलब सब आगे बढ़ना चाहते हैं, सब आगे निकलकर एक से एक बयानवीर बनना चाहते हैं। बिल्कुल, मैं यहाँ ये बोलना चाहूंगी, जैसे मैंने पहले बोला, सस्ती पब्लिसिटी पाने के लिए ये अपने आप को जो नेता बोल रहे हैं, इन्होंने ये नियम बना लिया है कि कुछ ना कुछ करके हम सस्ती पब्लिसिटी पाले और कोई भी बयानबाजी हमारे मुंह में जो आता है हम बस बोलते चले जाए। तो इनको ये समझना होगा कि जनता जागरूक है, जनता समझ चुकी है। आप आगे अपना भविष्य देखिए राजनीति में, आगे आपको कोई भविष्य नहीं मिलेगा राजनीति में अगर आप इस तरह की सस्ती और ओछी राजनीति करने पर उतर जाएंगे और अपने राष्ट्र के ऊपर, राष्ट्र के सेवकों के ऊपर अगर इस तरह के आरोप प्रत्यारोप लगाएंगे, बयानबाजी करेंगे, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के ऊपर आप टीका टिप्पणी करेंगे, तो कहीं ना कहीं आपको इसका खामियाजा आने वाले फ्यूचर में मिलेगा। जैसा मैंने आपको बोला, जनता जागरूक है, जनता समझ चुकी है। और मैं देखिए ये बोलना चाहूंगी कि वहां पे इनको समझना होगा, वहां पे जब ये आतंकवादी जब मार रहे थे तो उन्होंने जाति पूछ के नहीं मारा, उन्होंने धर्म पूछ के मारा। और आज भी अगर इंसान नहीं समझा कि हमें एकत्रित होकर के हमें राष्ट्र के लिए, जाति धर्म सबको हटा करके हमें राष्ट्र के लिए एक होकर के रहना पड़ेगा, तभी हम इस आतंकवाद जैसी जड़ को पूरी तरह से खत्म कर पाएंगे। लेकिन जो सियासत है और वोट पाने की चाहत है, उसमें आपको लगता है, जैसा आप कह रही हैं कि नहीं जनता जागरूक हो चुकी है, अब धर्म के नाम पर तो अलग चर्चा थी, उसके साथ साथ अब जाति के नाम पर चर्चा हो गई और फिर सेना को नतमस्तक कर देते हैं। आज के दौर में एक आम पब्लिक, और मैं सिर्फ इन नेताओं के बयानों की बात नहीं करूंगा, सोशल मीडिया पर भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि इस पद पर और इस कद के नहीं होंगे तो उनकी चर्चा नहीं हो रही, लेकिन सोशल मीडिया में दिखाई देता है कि कैसी सोच के लोग हैं जो कि ये कह रहे हैं कि नहीं, उस धर्म की महिला है तो वो हमारे वजह से है और हमने बचा लिया देश को, अगर उस जाति की है तो उसका वोट बैंक पाने की चाहत में उसकी चर्चा कर देंगे और फिर कहेंगे कि नहीं हमने सफाई भी नहीं देनी है, या हमने अगर सफाई दी है तो असल में हमने जो बोला है वो ये बोला था लेकिन बोला कुछ और गया या दिखाया कुछ और गया। मैं यही बोलना चाहूंगी कि जो घोड़े नहीं बनता है वो घोड़ों पे टीका टिप्पणी करेंगे, और इसी के चलते वो दिन प्रतिदिन अपनी वैल्यू जनता की नजरों में खो देंगे और आगे आने वाले समय में जनता उनको दिखा देगी कि आप जिसके ऊपर सवाल उठा रहे हो, और मुझे लगता है जनता समझ चुकी है, जनता संगठित है, वो ना जाति पे जा रही है ना धर्म पे जा रही है, वो राष्ट्र सर्वोपरि मान रही है। आज इस मुश्किल घड़ी में हम जब खड़े थे तो सारे जने एक साथ खड़े थे, किसी ने भी ये नहीं पूछा था कि आप कौन सी जाति से हो, कौन से धर्म से हो, हम सब इकट्ठे होकर के जब ब्लैकआउट ड्रिल हो रही थी तब इकट्ठे होकर के तब किसी ने ये पूछा था कौन सी जाति इस वक्त ब्लैकआउट करेगी, कौन सा धर्म वाला एक मोहल्ले में ब्लैकआउट को फॉलो करेगा। नहीं, हम सब राष्ट्र के लिए खड़े थे और राष्ट्र के लिए हम लोग तत्पर हैं और रहेंगे। और अगर इस तरह की सोच रखने वाले लोग सस्ती और ओछी राजनीति करेंगे तो मुझे लगता है उनके जो शीर्ष नेता है उनको उनके जवाब मांगना चाहिए, उनसे इस्तीफा मांगना चाहिए और ऐसे लोगों का बहिष्कार न सिर्फ राजनीतिक पार्टियों में बल्कि सामाजिक रूप से भी राष्ट्र के पूरे लोगों को, ऐसे लोगों का बहिष्कार करना चाहिए और उन्हें बॉयकॉट करके उन्हें आगे आने वाले चुनावों में बिल्कुल भी समर्थन नहीं देना चाहिए। ठीक है निकी, मेरी आवाज आप तक जा रही है? जी निकी, जो बात चर्चा में हम इस वक्त कर रहे हैं, सामाजिक तौर पर तो बहिष्कार की बात हो जाती है, लेकिन राजनीतिक बहिष्कार क्यों नहीं पार्टियां कर पाती हैं? क्या मजबूरी है? बहुत जरूरी है चचा इसलिए, या फिर बहुत जरूरी है वोट इसलिए क्योंकि उनका कुछ क्षेत्र में प्रभाव होगा और उनके बयान पर आप तोड़ मरोड़ कर बातें करते रहो, लेकिन उन बयानवीरों को आपने खुला छोड़ रखा है। इतनी देरी क्यों लग जाती है? जिस सेना को हमने एक्शन के लिए तैयार किया और वो सेना तैयार है पहले से, अभी भी और आगे के लिए भी तैयार है, उसने नहीं पूछा कि हमें तैयारी की जरूरत है, लेकिन पार्टियों को तैयारी की जरूरत होती है कि हम एक्शन लें या न लें। देखिए,
के दो पहलू, आपने दो सवालों को एक साथ जोड़ दिया है। एक सवाल आपने राजनीति से संबंधित पूछा है और दूसरा सेना से संबंधित। राजनीति में तो जैसे कि कीर्ति ने कहा, मैं बहुत हद तक सहमत हूँ कि गधे घोड़े भी बहुत बड़ी बड़ी पोजीशन पे है। जिन लोगों को सिर्फ मजाकिया समझा जाता है, जिन्हें सीरियसली नहीं लिया जाता, वो भी आज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। कुछ लोग जाति के नाम पर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने हुए हैं, कुछ नाचने गाने वाली सोसाइटी से भी संबंध रखते हैं, जिन्हें राजनीति का र भी नहीं पता और वो देश की दिशा निर्धारण करने में लगे हुए हैं। तो मैं इस बात से कीर्ति से बहुत हद तक सहमत हूँ, क्योंकि सामाजिक इन्फ्लुएंसर क्रिएट करके बहुत लोगों का वोट बैंक अपने फेवर में करके देश की जनता को बरगलाना, क्योंकि देश की जनता सिर्फ एंटरटेनमेंट से नहीं चलती है। मैं सिर्फ एक इंडस्ट्री का क्वेश्चन नहीं उठा रही हूँ, मैं जाति के ऊपर भी बात कर रही हूँ। जिस देश के संविधान का बहुत अधिक हिस्सा आरक्षण पर निर्भर करता है, धर्म के नाम पर आरक्षण, जाति के नाम पर आरक्षण, फिर उसके बाद सब डिविजन ऑफ जातियां जो बना रखी हैं उनके आधार पर आरक्षण। तो आरक्षण के आधार पर ही लोग पार्लियामेंट में बैठते हैं और बहुत बड़ा हिस्सा उन पार्लियामेंट मेंबर्स का देश की दिशा निर्धारण करता है। तो जाति सूचक शब्दों का प्रयोग अगर किसी नेता ने किसी समाज की बेटी को नीचा दिखाने के लिए किया है तो कोई बहुत अलग काम नहीं किया, इससे पहले भी सैकड़ों बार होता आया है। और जो मिस्टर यादव जिन्होंने व्योमिका सिंह पर उंगली उठाई, वो खुद यादव समाज से आते हैं, कहने को तो वो क्षत्रिय हैं, लेकिन उससे पहले मायावती जी ने इसको उसे दलित पार्टी घोषित कर दिया था। समाजवादी, उस पार्टी का जो आधार है वो तो समाज के नाम पर हुआ है, तो समाज की सभी जातियों के लोग उसमें होने चाहिए थे, लेकिन वो समाज सेविका बन गई सिर्फ एक ही धर्म एक ही जाति के नाम पर। आज कोई क्षत्रिय वर्ग से उस पार्टी का एक हिस्सा बनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनके पार्लियामेंट में बैठा है और इसी दलित समाज की बेटी पर उंगली उठा रहा है। कभी किसी क्षत्रिय ने, किसी ब्राह्मण ने, किसी शूद्र ने, किसी वैश्य समाज की बेटी ने जब देश सेवा करने का मौका उसको मिला है तो उसने विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन देश की सेवा की है। इसमें मैं सोफिया कुरैशी जी का भी फेवर लेती हूँ और इसमें व्योमिका सिंह का भी लेती हूँ। मेरे सामने कीर्ति राठौर भी बैठी है, ये भी क्षत्रिय समाज को करती है प्रदर्शित। तो कहने का मतलब ये है, जब बात देश सेवा की आती है तो नारी शक्ति कभी भेदभाव नहीं करती, लेकिन पुरुष एक पद प्राप्ति के बाद भविष्य में अपने पद को पक्का करने के लिए पता नहीं किस किस लेवल तक जाकर महिलाओं पर उंगली उठाता है। वो ये बिल्कुल सही बात है। और फिर कहेंगे कि हम दुर्गा शक्ति का सम्मान करते हैं, महिलाओं का सम्मान करते हैं, अपने सेना में जो महिलाएं हैं उनका सम्मान तो कर नहीं पाए, और वो भी किस परिवार से वो ताल्लुक रखती हैं, रानी लक्ष्मीबाई के साथ उनकी ग्रैंड मदर वो लड़ाई लड़ चुकी और कई पीढ़ियां, लगभग 4 पीढ़ियां उनकी लगातार देश के लिए सेवा कर रही है। लेकिन सवाल वहां पर भी धर्म के नाम पर और सवाल वहां पर भी जाति के नाम पर, और इससे भी मन नहीं भरा तो सेना को बता दिया कि वो नतमस्तक है। अरे देश नतमस्तक हो सकता है सेना के सामने। देश के प्रधानमंत्री खुद कहते हैं कि मैं सबके आगे नतमस्तक हूं, मेरा कोई पैर भी छूता है तो आपने नजारा देखा है कि वो अपना पैर भी छूने से लोगों को मना करते हैं। महिलाओं का सम्मान कैसा, लेकिन उनकी पार्टी के अंदर भी अगर ऐसे लोग हैं तो सवाल सब पर उठेगा। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे कीर्ति और निकी, उसके बाद फिर से हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कुशल नेतृत्व में यूपी में कायम हुआ है कानून व्यवस्था का राज। 2017 से पहले दंगे फसाद, अवैध कब्जे, उगाही और महिलाओं के विरुद्ध अपराध से जनता त्राहिमाम कर रही थी, लेकिन बीते 8 वर्षों में अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस से भयमुक्त हुआ है उत्तर प्रदेश। बड़े अपराधियों पर गैंगस्टर एक्ट और एनएसए की कार्रवाई की गई। दुर्दांत अपराधी या तो एनकाउंटर में मारे गए या सलाखों के पीछे पहुंचाए गए। माफिया के अवैध कब्जे से लगभग 3000 करोड़ की संपत्ति जब्त कर उन पर गरीबों के लिए बनाए गए हैं आवास। पुलिस कमिश्नरेट व्यवस्था, एंटी टेररिस्ट स्क्वाड, स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स, महिला पीएसी बटालियन और सीसीटीवी कैमरों के जाल ने सुरक्षा व्यवस्था को बनाया है अत्याधुनिक। स्मार्ट पुलिसिंग का परिणाम है कि महाकुंभ 2025 में 66 करोड़ 30 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने पुण्य स्नान किया, लेकिन मामूली अपराध की घटना भी नहीं हुई। सेवा, सुरक्षा एवं सुशासन का आधार, डबल इंजन की सरकार।
साधना इंस्टीट्यूट के छात्र हर साल नए नए जगहों पर नए नए संस्थानों पर काम करने के लिए जाते हैं, उन्हें प्लेसमेंट मिलता है और साथ ही साथ वो संस्थानों का और साधना इंस्टीट्यूट का नाम भी रोशन करते हैं। तो अगर आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मास कम्युनिकेशन में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो साधना इंस्टीट्यूट आपके लिए एक सबसे बढ़िया विकल्प है। देखिए कार्यक्रम राम नारायण राम प्रतिदिन प्रातः 6:40 से साधना टीवी पर एवं सोमवार से शनिवार प्रातः 7:30 से व रविवार प्रातः 7:50 से एवं रात्रि 10:30 से ईश्वर टीवी पर एवं प्रातः 7:30 से साधना प्लस पर एवं प्रातः 10:30 से हर खबर न्यूज पर एवं रात्रि 8। चलिए ब्रेक से आगे बढ़ते हैं। जिस चर्चा को हम इस वक्त कर रहे हैं उसमें सवाल इसी बात का है कि आखिर इतना दोगलापन आता कहां से और सियासत में वोट पाने के लिए किसी भी स्तर पर जाने को तैयार है। कल तक सेना के साथ खड़े थे, यहाँ कहा जाता है कि सेना का मनोबल हमें बढ़ाना है, राजनीति से अलग जाना है, लेकिन जैसे ही सेना ने अपने शौर्य का परिचय दिया उसके बाद ये शौर्य इन सियासी दलों के अंदर आ गया। अब उनका दावा है कि देश की लड़ाई तो सेना लड़ लेगी, लेकिन अंदर जो राजनीतिक लड़ाई है उसके लड़ने के लिए हमारे बयानों की बहुत जरूरत है देश को। बहरहाल कीर्ति, जो बात यहां पर कही जा रही है और आप भी कह रही हैं, निकी भी कह रही हैं, जब मौजूदा दौर में पूरे देश का एक अलग माहौल है और सेना जो कि अभी भी ऑपरेशन सिंदूर चला रही है वो अभी आगे के लिए चलता रहेगा, रोका नहीं गया है। और उसी ऑपरेशन सिंदूर को प्रधानमंत्री ने यह कह दिया कि जो हमने ऑपरेशन चलाया है ये हमारी न्यू पॉलिसी है, आगे भी आतंकवाद के खिलाफ यही ऑपरेशन चलता रहेगा। यानी हमारे देश की सेना, हमारे देश की वो बेटियां जो कि सेना में नेतृत्व कर रही, वो ऑपरेशन में अपना पूरा पूरा दमखम आगे भी दिखाती रहेंगी। लेकिन ये बातें जैसे जैसे थोड़ा सा ढली उसके बाद ये बयानवीर खड़े हो गए। इनकी कौन सी ऐसी सोच है या समस्या है? क्या सिर्फ वोट पाना ही एक मकसद है या चर्चा में बने रहना मकसद है, या फिर इससे चाटुकारिता इतनी हो जाएगी कि उस पार्टी में जो कि सबसे ज्यादा अनुशासित होने का दावा करती है वहां पर उनका कद और पद बढ़ जाएगा? बिल्कुल, मुझे लगता है कि इनकी लालसा ये तीनों ही है, चाटुकारिता और सस्ती पब्लिसिटी प्लस अपने वोट बैंक, जाति के नाम पे अपना वोट बैंक इकट्ठा करना। तो जैसे मैंने पहले कहा कि जनता जागरूक है। अब जाति के नाम पे अगर ये सोचे कि जाति के नाम पे इनको वोट मिलेगा तो नहीं, इनको इनकी काबिलियत के नाम पे वोट मिलेगा, इनको इनकी राष्ट्रभक्ति के नाम पे वोट मिलेगा। और ये इन्हें समझ जाना चाहिए कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने देश की बेटियों को नेतृत्व करने की जिम्मेदारी सौंपी है सेना में, उन्होंने आज वो कितना बड़ा विजन लेके चले होंगे जिन्होंने देखा कि जिस देश में रानी लक्ष्मीबाई जैसी और हादी रानी जैसी, रानी पद्मिनी जैसी नेतृत्व करने वाली महिलाएं पैदा हुई है, उस देश में आज उन्होंने ये देश की सर्वोच्च सेना के अंदर उन्होंने बेटियों को नेतृत्व की कमान सौंपी है। तो ये देखिए कितना बड़ा विजन हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का है, जिसके लिए इन लोगों को गर्व करना चाहिए। और उसकी बजाय ये फालतू की ओछी टीका टिप्पणी और ओछी राजनीति के चक्कर में देश की महिलाओं का और देश की बेटियों के सम्मान में आघात पहुंचा रहे हैं। ठीक है निकी, जिस देश में महिलाओं के सम्मान की इतनी बड़ी बड़ी बात होती है और जिस देश में देवी देवताओं में देवियों का एक अलग स्थान है और कहा जाता है कि सरस्वती भी हैं, लक्ष्मी भी हैं, लेकिन अगर प्रचंड रूप में आ गए तो दुर्गा और काली भी हैं, और उसके साथ साथ इंसानी तौर पर अगर देखें तो लक्ष्मीबाई से लेकर तमाम वो नाम जिसका यहाँ पर जिक्र किया कीर्ति ने कि जौहर वाले देश में इस तरीके से जो महिलाएं रही हैं या उन्होंने एक मिसाल पेश की है, वहां इस तरीके के बयानों का मतलब कहीं से जिक्र होना भी नहीं चाहिए, लेकिन हो रहा। अब सवाल इस बात का है कि जब आतंकवादियों ने धर्म पूछकर मारा तो उनकी पहचान आतंकवादी के तौर पर हुई, इन बयानवीरों की पहचान किस तौर पर करें? देखिए, हम सिर्फ ये नहीं कह सकते कि भारत के लिए कभी मुसलमानों ने बलिदान नहीं दिया या मुसलमानों ने कोई रोल प्ले नहीं किया।
एक जिन्ना गलत निकला और जमीन का एक हिस्सा उसने मांग लिया, और कुछ तो कमी गांधी और जवाहर में भी रही होगी जो उन्होंने वो हिस्सा अलग करके दे दिया। वरना वो 3 लोग, वरना इतनी बड़ी ड्राफ्टिंग कमेटी और इतनी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी एक साथ बैठ के उसे कन्विंस भी तो कर सकते थे कि आपको अलग देश लेने की क्या जरूरत है, आप एक अलग राज्य बना लीजिए, उसका शासक आप खुद ले लीजिए मुख्यमंत्री के तौर पर, देश ही अलग क्यों मांग रहे हैं मुसलमानों के लिए। लेकिन ऐसा हुआ तो एक पॉइंट ये माना जा सकता है कि एक व्यक्ति की मंशा गलत थी, लेकिन वही मुसलमान तो एपीजे राष्ट्रपति भी रहे हैं हमारे एपीजे अब्दुल कलाम। दूसरे सोफिया कुरैशी के अगर हम बात करें इरादों पर शक हो रहा है कुछ लोगों को सिर्फ मुसलमान होने पे, तो उनकी पिछली 3 पीढ़ियों को आर्मी को सर्विस नहीं देनी चाहिए थी। और तीसरी बात अगर मैं इस मुद्दे पे उठाती हूँ तो वो साफ साफ जाहिर है, आर्मी हमारी कोई भी डिफेंस फोर्स, चाहे वो नेवी है चाहे वो एयरफोर्स है, सिलेक्शन का आधार कभी भी आरक्षण नहीं रहा है, कभी भी जाति नहीं रहा है और कभी भी धर्म नहीं रहा है। तो कम से कम इस क्षेत्र में सिलेक्शन पाने के लिए, इस क्षेत्र में सेवा देने के लिए और इस क्षेत्र में अपनी काबिलियत साबित करने के लिए आरक्षण की कोई आवश्यकता नहीं है। ये उन सांसद जी को समझ लेना चाहिए कि अगर वो काबिल होते, वो या उनके खानदान से कोई व्यक्ति देश सेवा के लिए अपनी सर्विसेज डिफेंस को दे रहा होता, लेकिन अगर वो काबिल नहीं है, कद काठी, रंग रूप, बौद्धिक क्षमता, मानसिक क्षमता से वो कहीं ना कहीं पिछड़े हुए हैं और वो उन्होंने साबित कर दिया अपनी बयानबाजी से, तो ये साफ जाहिर होता है वो काबिल नहीं थे देश की सेवा के लिए। देखो, हमारा देश लोकतंत्र की आड़ पे भीड़ तंत्र हाँक कर चलता है, ये मुझे कहने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल, भीड़ के आधार पर लोग नेता बनते हैं। किस तरह से इलेक्शन जीते जाते हैं मुझे बताने की जरूरत नहीं है, माइन्यूट डिटेलिंग में जाने की कोई आवश्यकता मुझे नहीं है। तो जितने भी नेता हैं वो कहीं ना कहीं कुछ न कुछ जालमोल करके बैठे हैं। लेकिन अगर देखा जाए, आर्मी में जाने के लिए, एयरफोर्स में जाने के लिए, नेवी में जाने के लिए क्या किसी भी तरह का झालमोल चलेगा? नहीं। और 21 साल की सर्विस अगर हम सोफिया कुरैशी जी की देखें, शी इज कमांडिंग ऑफिसर टुडे, इतने सारे उन्होंने मेडल्स लिए हैं, नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल, यूएन सर्विसेज उन्होंने सर्व की है, कांगो तक में उन्होंने अपनी सर्विसेज की है, भारत को रिप्रेजेंट किया है देश और विदेशों में, तब जाकर उन्हें ये मौका मिला है सिंदूर जैसे ऑपरेशन को डायरेक्ट लीड करने का। ये मौका किसी और आदमी को भी तो मिल सकता था, लेकिन मोदी जी ने कुछ तो काबिलियत देखी होगी, कुछ तो डिफेंस फोर्स में काबिलियत देखी होगी सोफिया कुरैशी में, कुछ तो ईमानदारी देखी होगी जो बाकी नेताओं ने नहीं देखी। और ऐसे मौके पर जब देश को एकजुट होना चाहिए था, केजरीवाल गायब, आतिशी गायब, बहुत सारे नेता जो बीजेपी को बीजेपी में रहकर सपोर्ट नहीं करते गायब, दूसरी पार्टियां जिन्हें हम सपोर्टिंग पार्टी हम उस वक्त मान सकते थे कि ऑपोजिशन में बैठी है, कम से कम देश का साथ देना चाहिए, उस वक्त वो अगेंस्ट बयानबाजी करके देश का मखौल बना रहे हैं विदेशी प्लेटफॉर्म पे। कभी ट्रंप की बातें की जा रही है, कभी अमेरिका के संदर्भ में देश का मखौल बनाया जा रहा है, कभी पाकिस्तान को आधार दिया जा रहा है कि वो हमारे हिंदुस्तान पर हंसे। तो ऐसे नेताओं पर सीधे सीधे देशद्रोह और गद्दारी का कोई ना कोई ऐसा प्रावधान होना चाहिए जिन्होंने देश को हंसी का मुद्दा बनाया है। ऐसे लोगों पर क्लियरली कुछ ना कुछ कानूनी कार्रवाई जो उनके सुटेबल क्राइम है उनके अगेंस्ट होनी चाहिए। मैं यही डिमांड करूंगी सरकार। लेकिन देखिए, अब जब कानूनी कार्रवाई की आप बात करेंगे तो वहां पर भी बंटवारा दिखता है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट में एक मामला गया है, उस मामले के बाद 2-3 और बयान अलग अलग के आ रहे हैं। वहां पर राजनीतिक तौर पर हो सकता है किसी और की सरकार हो और किसी और विपक्ष की पार्टी के नेता ने बोला हो तो वहां पर लोकल कोई मुकदमा हो जाए, लेकिन इसको लेकर पॉलिसी क्यों नहीं? मतलब जब हम बात करते हैं सेना की और कहते हैं कि सेना मतलब हमारा शौर्य, और फिर वहां पर इस तरीके का बंटवारा, जिन 2 बेटियों को देखकर पाकिस्तान की रूह कांप गई और आतंकवादियों के पैर कांप गए कि हमने तो सिंदूर मिटाया था, यहां पर सिंदूर बचाने के लिए देखिए वहां की बेटियां ही आ गई जिनसे हमें कोई उम्मीद कभी थी नहीं कि ये नेतृत्व कर सकती हैं। और वो उसके बाद जब ये बयान देख रहे होंगे तो उनके लिए कितना इस वक्त गौरवान्वित होने वाला मौका होगा कि देखिए इन दोनों ने नेतृत्व किया, हमें तो तबाह किया, लेकिन इनके देश में ही इनके लिए किन शब्दों का इस्तेमाल हो रहा। देखिए, सिंदूर की कीमत एक शादीशुदा महिला ही समझ सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं। और जो काम मोदी जी ने, जो काम देश की सरकार ने और जो काम देश की डिफेंस फोर्सेस ने लेडीज को दिया है और लेडीज ने उसको बखूबी प्ले किया है, ये काम कोई और नहीं कर सकता था। हालांकि भावनाएं पुरुषों की भी बराबर रहेंगी, बट सिंदूर
आप समझ सकते हो इस ऑपरेशन का नाम क्यों रखा गया होगा। बहुत सारी महिलाओं के सिंदूर उजड़ गए, उनके लिए एक श्रद्धांजलि दी गई है और उस सिंदूर का बदला लेने के लिए अगर महिलाओं को आगे किया गया है, ये बहुत अच्छा चयनित प्रोसेस रहा है, मैं इसका समर्थन करती हूँ। लेकिन जो लोग उन बेटियों के खिलाफ खड़े हैं जिन्होंने अपनी वफादारी में कोई कसर नहीं छोड़ी और हमेशा उन्हें सिर्फ इस वजह से सफाई देनी पड़ी वो किस जाति की है, किस धर्म की है, तो ये उनकी हीन मानसिकता, उनकी छोटी सोच को प्रदर्शित करता है। मैं नहीं जानती कि किस आधार पर समाज उनको वोट देता है, लेकिन समाज को एक बार ऐसे नेताओं को आगे लाने के लिए एक बार जरूर सोचना चाहिए कि जिनकी बौद्धिक क्षमता इतनी न्यून है, जिनकी मानसिक क्षमता समाज को लेकर विभाजित करके सोचती है, वो समाज को एकजुट कैसे करेंगे। ये पहले दिन से तय करके आते हैं कि जब तक इनको वोट नहीं मिलते, जब तक ये नेता नहीं मिलते, समाज के सभी वर्गों की भलाई की बात करेंगे। लेकिन जिस दिन ये किसी पद पर बैठ गए, एक संवैधानिक पद प्राप्ति होते ही वो जो फाइनेंशियल मॉनेटरी प्रॉफिट देखकर ये आते हैं संविधान की तरफ से, संसद में बैठते हैं, वो पद मिलते ही राष्ट्रभक्ति छोड़ के पार्टी भक्ति पे आ जाते हैं। अब उनको सिर्फ समाजवादी पार्टी के प्रोटोकॉल दिखते हैं, उनको ना राष्ट्र दिखता है, ना देश दिखता है, ना देश के प्रधानमंत्री दिखते हैं, ना देश के समाज दिखते हैं। इसकी बेटियां तो बहुत पीछे खड़ी होती है इन लोगों की। ठीक है निकी, हमारे साथ वंदना जुड़ चुकी हैं। वंदना सिंह समाजवादी पार्टी की तरफ से फोन लाइन पर मौजूद है। वंदना जी, मेरी आवाज आप तक जा रही है? वंदना, आप सुन पा रही है मुझे? शायद आज तकनीकी खामी कुछ ज्यादा हो रही है। पहले बीजेपी के जो प्रवक्ता थे उनका जो है फोन डेड हो गया एंड टाइम पे, और उसके बाद वंदना भी नहीं जुड़ पा रही हैं। पहले जुड़ी, फिर आवाज नहीं गई, और फोन पर भी उनको आवाज नहीं जा रही है, क्योंकि असल में जवाब देना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। कीर्ति राठौड़, फाइनल कमेंट की तरफ ही हम बढ़ेंगे। जो इसके पहले करणी सेना को हमने देखा लड़ाई लड़ रहे थे और वहां पर वो राजनीतिक मुद्दा था, राजनीतिक बयानबाजी थी। आपने उनके एक सांसद के बयान का सदन के अंदर जो था उसका पुरजोर विरोध किया। करणी सेना की भी खिलाफत हुई, आपके ऊपर भी आरोप लगे कि हाँ करणी सेना जानबूझकर इसे माहौल बनाने की कोशिश कर रही है। लेकिन तब तक लगता है कि हाँ वो राजनीतिक मामला है, राजनीतिक टिप्पणियां होती रही हैं, इसके पहले भी होती रही हैं और आगे भी होती रहेंगी। लेकिन सेना को लेकर पहले सवाल उठाया जाता है कि एयर स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक, वहां तक भी राजनीतिक माहौल और क्रेडिट लेने की बात समझ में आती है। लेकिन सेना में जो सर्विस दे रहा, सेना में सर्विस देकर जिसने प्रमाणित कर दिया कि उसकी योग्यता, उसकी काबिलियत क्या है, अगर वो किसी समाज से जोड़कर देखा जाएगा तो इससे मनोबल कितना टूटता है। और इस पर आखिर हमारे समाज की जागरूकता, सिर्फ मैं राजनीतिक दलों की बात नहीं करूंगा, समाज की जागरूकता में भी उतना ही बंटवारा है। सोशल मीडिया पर इसके कई प्रमाण हैं। जी, पहली बात तो मैं सोशल मीडिया वालों को भी, इस तरह के जो सोशल मीडिया पे भी जो बड़े नेता बने चले आ रहे हैं, सोशल मीडिया के राष्ट्र प्रेम और राष्ट्र सेना के लिए आप दिखा रहे हो। मुझे लगता है कि आप उनसे पूछिए जो वहाँ पे सरहद पे लड़ रही हैं, सरहद पे लड़ रहे हैं, उनसे पूछिए। आप सोशल मीडिया पे आप कुछ भी लिख देंगे, आप अपनी सच्ची राजनीति को चमकाने के लिए कुछ भी लिख देंगे, पर उनसे पूछिए, उन बेटियों से पूछिए जिन्होंने सरहद पे, जिन्होंने ये नेतृत्व उठाया, जिनके ऊपर कितनी बड़ी कमान उनके कंधों पे सौंपी गई, उनसे पूछिए। और आप ये देखिए, मोदी जी ने सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर जो चलाया है, वो ऑपरेशन सिंदूर में सिंदूर लगाने वाली बेटियां ही, जिनके हाथ में ना सिर्फ अस्त्र शस्त्र और सैन्य बल है, उनको कमान सौंपी। तो कुछ ना कुछ उन बेटियों में, उन ऑफिसर्स में काबिलियत होगी, जब उन्हें राष्ट्र के सम्मान के लिए, बेटियों के सम्मान के लिए, उन महिलाओं के सम्मान के लिए जिन्होंने अपना सिंदूर खोया, उनको फ्रंट पे भेजा। और अगर इस तरह के बयानबाजी करने वाले लोग, इस तरह की बयानबाजी करने वाली पार्टियां अगर इसकी जिम्मेदारी नहीं लेती हैं, माफी नहीं मांगते, तो मुझे लगता है, जैसा मेरी बहन ने यहाँ बोला, राष्ट्रद्रोह का इनके ऊपर वो चलाना चाहिए। मैं ये कहती हूँ राष्ट्रद्रोह का नहीं, इनके साथ में योगी जी वाली पद्धति अपनानी चाहिए कि इनकी जो संपत्तियां हैं उनको जब्त कर लिया जाए, सरकार उनको जब्त कर ले। दिक्कत हो जाएगी ना, क्योंकि योगी जी वाली पॉलिसी उन्हीं की पार्टी के नेताओं के बयान पर अगर लागू हो गई तो फिर उनकी पार्टी के लोगों पर भी दिक्कत आएगी ना। सिर्फ समाजवादी पार्टी या किसी और पार्टी का यहाँ पर जिक्र नहीं है, हम उस पर तो सवाल उठा सकते हैं, लेकिन जिन्होंने उस बेटी के धर्म को लेकर सवाल उठाया वो उसी पार्टी से आते हैं, तो वहां पर तो पार्टी ही उस पर एक्शन ले सकती है, देशद्रोह का मुकदमा करा दे और साथ में पार्टी से भी निष्कासित करे, इस्तीफे की मांग ही सिर्फ ना हो। बहरहाल वंदना जी, मेरी आवाज आ रही है क्या? नहीं आ रही होगी, मुझे पता है शायद नहीं जाएगी आज आवाज। बहरहाल फाइनल कमेंट आपका निकी,
पार्टियों को मुझे लगता है कि इतना समय नहीं लगना चाहिए। अगर किसी बयानवीर ने ऐसा बयान दिया तो या तो सीधा कहे कि तुरंत माफी मांगिए या फिर उनके खिलाफ एक्शन लेकर मिसाल पेश कर दे। लेकिन वो जो वोट बैंक की चाहत है या वोट बैंक की पॉलिसी है, उस पर मुझे लगता है कि सारी पार्टियां कहीं ना कहीं बेबस हो जाती हैं। फिर चाहे सेना का और सेना के हमारे इन बेटियों का अपमान होता रहे, किससे फर्क पड़ता है, वो तो सर्विस दे ही रहे। देखिए, जो सेना का कार्य है वो सेना निष्पक्ष भाव से करती आई है आज तक, बिना किसी भेदभाव के लिए। जो भी व्यक्ति, मैं जितने लोगों को जानती हूँ, शायद हजारों को जानती हूँ, और इंडियन आर्मी से भी, एयरफोर्स से भी, नेवी से भी, मेरे भी घर के कुछ लोग हैं जो बिना किसी भेदभाव के देश की सेवा करते हैं। और आज तक मैंने किसी फौजी, किसी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स या किसी भी डिफेंस फोर्स में काम करने वाले बंदे को किसी जाति, किसी धर्म, किसी भी सामाजिक आधार पर भेदभाव करते नहीं देखा। मैं जितना एक फौजी को महसूस करती हूँ ना, कि वो एक छोटे बच्चे से लेके, जानवर से लेके, बूढ़े बुजुर्गों की जितनी इज्जत, जितना प्यार वो लोग करते हैं, एक सिविलियन कभी नहीं कर पाता। ये मेरी पर्सनल अनुभूति रही है, एक ऐसे समाज के साथ, एक ऐसी कम्युनिटी के साथ जो देश की सेवा निस्वार्थ भाव से करती है। लेकिन इसके साथ मैं एक और चीज कहना चाहूंगी, जो नेता अपने आप को वोट बैंक के लिए सही देश की सेवा का नाम देते हैं कि हम संसद में बैठकर देश की सेवा करते हैं, वो एक बार ग्राउंड पे उतर के नेता बनने के बाद, सर्टिफाइड नेता बनने के बाद, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने के बाद, कभी उन्होंने समाज की जमीन पर उतर के उन सारे भेदभावों का जायजा लिया है जिस आधार पर समाज टूटता है। समाज तोड़ने का काम हर एक नेता ने किया है। मैं हर एक का नाम गिना सकती हूँ, उसमें बड़े नेता भी, छोटे नेता भी, पुराने नेता भी, नए नेता भी, आज के नेता भी। इसमें मैं उंगली उठाने पे आऊं तो सबको कह सकती हूँ। लेकिन सच्चाई ये है, क्या उन नेताओं ने कभी समाज को जोड़ने की बात की है? कभी ये कहा है कि मेरे देश पे नौबत आई है, मेरे देश पे दुख की घड़ी आई है, आज पूरे देश का आह्वान करना चाहता हूँ कि मेरा पूरा देश एक साथ खड़ा हो। सर्वदलीय बैठक के बाद भी जब सारे अलग अलग पार्टियों के नेता उस बैठक से बाहर आ रहे थे, सबके चेहरे देखने लायक थे। इतने लोग थे जो देश के प्रधानमंत्री के साथ सहमत थे और खड़े थे। पूरे बीजेपी के लोग भी उनसे पूरी तरह सहमत नहीं थे। जो लोग दबी जबान में उनकी तारीफ कर रहे थे, उन्हें कहीं ना कहीं उनमें विश्वास दिखा था। लेकिन क्या 100% समर्थन मोदी जी को मिला था इस सिंदूर ऑपरेशन के लिए? नहीं, लोगों ने उनकी कष्टी जरूर की। लेकिन मैं चाहूंगी आपके चैनल के माध्यम से कि अगर इस तरह की मुसीबत देश पर आती है, चाहे वो किसी भी एंगल से, किसी देश के थ्रू, किसी धर्म के थ्रू, किसी भी वजह से, पूरे देश को, सभी जातियों को, सभी धर्मों को, सभी संप्रदायों को और सभी विचारधाराओं के लोगों को, सभी दलों को एक साथ होना चाहिए। देश लोकतंत्र पर आधारित शासन प्रणाली है। लोकतंत्र का मतलब ये है कि पूरे देश की रक्षा के लिए सभी दलों को एक साथ होना चाहिए जब भी कोई मुसीबत देश पर आती है। यहाँ लेकिन फितरत अगर ठीक ना हो तो इस तरीके की नौबत आती है। एक नौबत पाकिस्तान की फितरत, आतंकी जो विचारधारा है उसकी फितरत, और दूसरी तरफ हमारे देश के अंदर भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि राजनीति से या राजनीति से ना जुड़ते हुए इस तरीके की बयानबाजी करते हैं। लेकिन कम से कम जो लोग राजनीति में और सक्रिय हैं और बड़े पदों पर है, बड़ा अनुभव है, उनसे तो हम उम्मीद ये नहीं कर सकते कि वो इस तरीके की बचकानी बात कहेंगे या बेहुदा बात कहेंगे। बहुत शुक्रिया कीर्ति आपका और निकी आपका भी। तो मौजूदा दौर में जो इस वक्त बयानबाजी है उसका सिर्फ एक मकसद है कि क्रेडिट उस समाज का, उस धर्म का हमें मिल जाए। लेकिन शायद ये भूल जाते हैं कि असल में ये सेना का मामला है, और जब सेना में कोई है तो किसी समाज और किसी धर्म का नहीं है, वो सिर्फ सेना का है। और सेना नतमस्तक नहीं है, सेना शौर्य है। इस बात का जिक्र खुद प्रधानमंत्री ने कहा। लेकिन विडंबना है कि उन्हीं की पार्टी के कुछ चाटुकार नेता ये बात कहने से अपने आप को रोक नहीं पाए कि सेना हमारे प्रधानमंत्री के आगे नतमस्तक है। नमस्कार।